जय हिंद दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर होती है, क्या कार्य होता है उनके, तो इन सब के बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 141 में बताया गया है। कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी फैसला दिया जाएगा वो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानना पड़ता है। यानी सुप्रीम कोर्ट को दिया गया फैसला जो है वो अंतिम निर्णय माना जाता है। चलिए अब जो है इनके जान लेते हैं, इनके पास क्या अधिकार क्षेत्र होता है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो पहला अधिकार क्षेत्र उनका मूल अधिकार क्षेत्र होता है, जो कि आर्टिकल नंबर 131 में बताया गया है। अगर मान लिया जाए किसी राज्य और राज्य के बीच में विवाद हो जाता है, या फिर केंद्र सरकार बनाम राज्य के बीच विवाद हो जाए, तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है। दूसरा पास होता है रीट अधिकार क्षेत्र होता है, जो कि इसके बारे में आर्टिकल 32 में बताया गया है। अगर किसी नागरिक भारतीय नागरिक को अगर मौलिक अधिकार उनका हनन हो रहा है, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत वो ज्यादा डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तीसरा होता है अपीलीय अधिकार क्षेत्र होता है। अगर कोई विवाद जो है वो हाईकोर्ट के फैसलों के खिलाफ, अगर मान लिया किसी कोई भी विवाद जो है हाईकोर्ट में है, अगर वो फैसले के विरुद्ध अपना फैसला दे दिया, तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इस चौथा है उनके पास सलाहकार अधिकार क्षेत्र होता है, जो कि आर्टिकल नंबर 143 में बताया गया है। और जब राष्ट्रपति कानून या फिर जनहित के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर न्यायालय से राय मांगते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट से न्याय मांगते हैं राष्ट्रपति, तो इसके बारे में जो है चर्चा दिया गया है, आर्टिकल नंबर 143 में है। ये भी आता है, वो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। आगे बात करते दोस्तों, इनके रोस्टर के मास्टर और जजों के बेंच के बारे में बात करते। देखिए दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं? सीजीआई होते हैं। सीजीआई क्या होते हैं? ये जो है वो रोस्टर के मास्टर के रूप में सीजीआई तय करते हैं कि कौन सा मामला किस बेंच के पास जाएगा। तो दो बेंच होते हैं, एक तो डिवीजन बेंच होता है, एक होता है संविधान पीठ बेंच होता है। तो डिवीजन बेंच में जो है वो संरचना दो या जज होते हैं। इसमें कार्य क्या होता है? इनमें नियमित अपील और दैनिक मामलों की सुनवाई किया जाता है डिवीजन बेंच में। दूसरा होता है संविधान पीठ। इसमें जो है कम से कम 5 जज होते हैं, कम से कम। और इनमें ये क्या क्या काम करते हैं? तो संविधान की व्याख्या से जुड़े महत्वपूर्ण कानून को प्रश्नों को समाधान करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इनके जो है नियुक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। जजों की नियुक्ति किस तरह से होती है? तो जजों की नियुक्ति दोस्तों होती है वो कोलिजियम प्रणाली के द्वारा होता है। कोलिजियम मतलब होता है कि इसमें 5 जज होते हैं। 5 जज मिलकर जो है एक सीजीआई के नाम दे देते हैं, और वही जो है ये 5 जज मिलकर जो है वो सीजीआई की नियुक्ति करते हैं। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम, सीजीआई और 4 सबसे वरिष्ठ जज मिलकर नए जजों के नाम तय करते हैं। ये लोग तय करते हैं और भेजते कहाँ? कानून मंत्रालय के पास भेजते हैं, यानी केंद्र सरकार के पास भेजते हैं दोस्तों। फिर केंद्र सरकार भेजती है प्रधानमंत्री के पास, कानून मंत्रालय भेजता है कहाँ? प्रधानमंत्री के पास। तो सरकार इन सिफारिश को समीक्षा करके प्रधानमंत्री को भेज देती है। प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को भेज देते हैं, और राष्ट्रपति जो है वो आर्टिकल नंबर 124 के तहत जो है उनको जज की नियुक्ति कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐतिहासिक संदर्भ क्या? 2014 में जो है सरकार जो है एनजेसी यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाए थे। इस इस प्रणाली के जरिए जो है वो इस प्रणाली यानी कोलिजियम सिस्टम को बदलना चाहते थे, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस न्यायिक स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए इसे असंवैधानिक घोषित कर, यानी इसको रद्द कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, देखिए वकीलों का इकोसिस्टम समझते हैं दोस्तों हम। एक होता है एडवोकेट। कोई भी वकील जो स्टेट बार काउंसिल में नामांकित है, वे केस में मदद कर सकते हैं, लेकिन सीधे याचिका दायर नहीं कर सकते। बात करें सीनियर सीनियर एडवोकेट के, तो सीनियर एडवोकेट जो होते हैं वो अदालत द्वारा उनकी योग्यता के आधार पर नामित किया जाता है, और इन्हें कोर्ट से पहले बोलने का अधिकार है, लेकिन ये खुद वकालतनामा या याचिका फाइल नहीं कर सकते हैं। तीसरे होते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। केवल एओआर यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल करने के हकदार है। इसके लिए इन्हें जो है उन्हें एक कठिन परीक्षा पास करनी होती है, यानी केवल एओआर ही जो है कोर्ट में वकालतनामा कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। आगे बात करें पीआईएल की, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। उन मामलों के लिए जहां समाज के एक बड़े वर्ग के अधिकारों जैसे पर्यावरण या मानवाधिकार का हनन हो रहा हो, न कि किसी निजी स्वार्थ के लिए, तो वो पीआईएल में जाता है। तो पीआईएल में क्या होता है दोस्तों? तो जनहित के बड़े मामले को समझा जाता है, और इसको सबूत इसमें जुटाना पड़ता है। तस्वीरें हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, या सरकारी दस्तावेज को इकट्ठा करके इनको सबूत जुटाना पड़ता है। दूसरा होता है याचिका का ड्राफ्ट बनाया जाता है। वकीलों की मदद से कानूनी अधिकार आधार पर जो है याचिका को तैयार किया जाता है। चौथा स्टेप पर इसको फाइलिंग किया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट की पीआईएल सेल में जमा करना होता है, जो अनुच्छेद 132 के तहत इसे जमा किया जाता है। ये 5वां स्टेप होता है सुनवाई। अगर कोर्ट का मामला जनहित का लगता है तो वो सरकार को नोटिस जारी करता है और इसकी सुनवाई शुरू होती है। आगे बात करते हैं एसएलपी के, विशेष अनुमति याचिका, जो कि हमारे आर्टिकल नंबर, संविधान का आर्टिकल नंबर 136 में बताया गया है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, अधिकार नहीं, विशेष अधिकार। एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का कोई सामान्य अधिकार नहीं है, यह अदालत द्वारा दिया गया एक विशेष अधिकार होता है। कब इस्तेमाल होता है ये, जब निचली अदालत के फैसले में कानून की गंभीर गलती हो या किसी के साथ घोर अन्याय हुआ हो, तब एसएलपी लाया जाता है। समय सीमा क्या होता है, फैसले के 90 दिनों के भीतर या हाईकोर्ट के द्वारा, या फिर हाईकोर्ट के द्वारा अपील का सर्टिफिकेशन न देने पर 60 दिनों के भीतर इसे फाइल करना होता है। ये होता है एसएलपी। कोर्ट की दैनिक मशीनरी के बारे में जानते हैं दोस्तों, एक केस का सफर कैसे होता है। देखिए दोस्तों, कोई भी केस हो तो उससे पहले ई फाइलिंग किया जाता है। पोर्टल के माध्यम से एओआर द्वारा डिजिटल रूप से इसको केस फाइल करना होता है। फिर दूसरा में रजिस्ट्री करना पड़ता है। कोर्ट का प्रशासनिक विभाग को कि केस में कमियों की जांच करता है, ताकि वकीलों को जो है 28 दिनों के भीतर जो है 28 दिनों के अंदर जो है इनको गलतियां सुधार ली चाहिए, यानी सुधारनी होती है इसमें, ठीक ना। तीसरा काउज लिस्ट होता है। यह कोर्ट जो है वो दैनिक टाइमलाइन है, जो बताता है कि कौन सा केस किस बेंच के सामने सुना जाएगा। फिर लास्ट आता है मैसेजिंग। अगर मामला बेहद जरूरी है तो वकील सुनवाई जल्दी कराने के लिए मुख्य न्यायाधीश के सामने इसे मेंशन करते हैं। अब आगे बात करें तो फैसले के बाद न्याय का अंतिम विकल्प क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, अंतिम फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय जो सही पर बाध्यकारी होता है। नियम क्या कहता है, फैसले के 30 दिन के भीतर जो है लाना पड़ता है, और जो है यह जो है आमतौर पर जज के चैम्बर में सुनी जाती है। सुधारात्मक याचिका क्या होती है, ये रूपा हुडा केस जो 2002 में आया था, इसे शुरू किया गया था। शर्त क्या था, यह केवल तब दायर की जाती है जब प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हुआ हो या जज पर पक्षपात का आरोप लगा हो। अब पुनर्विचार याचिका क्या होती है, रिव्यू पिटीशन क्या होती है। जैसे नियम के 30 दिन के भीतर इसे लाया जाता है, तो ये तभी स्वीकार होती है जब रिकॉर्ड पर कोई स्पष्ट गलती हो, या यह जो आमतौर पर जजों के चैम्बर में सुनी जाती है। ये हुआ पुनर्विचार याचिका होती है। अब आगे बात करें तो नागरिकों के लिए तकनीकी और पारदर्शिता क्या होती है। देखिए, सुस्वागतम पोर्टल, जो कि ये क्लाउड आधारित पोर्टल जो वकीलों, पत्रकारों और आम नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट परिसर में प्रवेश के लिए आसानी से ई पास प्राप्त करने की अनुमति देता है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, ये क्या होता है, जैसे एक रियल टाइम डेटाबेस जो नागरिकों को दिखाता है कि कोर्ट में कितने मामले दर्ज हुए हैं, कितने निपटाए गए हैं और कितने लंबित है। यह प्रणाली जो है वो कोर्ट की जवाबदेही का मजबूत करती है दोस्तों। ये था दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते दोस्तों आपसे अगले वीडियो में।